नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस लिए हैं। सोशल साइंस में भी मध्यकालीन इतिहास से संदर्भित जो पहला टॉपिक था द अरब इन्वेजन, उसको हम लोग समझे। उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया गया और आपको बताया गया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारा चीज आपको हम समझाने का प्रयास किए। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक की ओर स्विच करेंगे जो कि संबंधित है द गजनवीड इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत पर गजनवी आक्रमण। तो इस तरह से अफगानिस्तान का अगर आप मैप देखिएगा तो गोरी और गजनी दो जगह आपको देखने को मिलेगा। गजनवी बोलता उच्चारण में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो इस तरह से शुरुआत में मोहम्मद गजनी का आक्रमण होगा जिसके काल में साम्राज्य विस्तार होगा और उसका आक्रमण भारत में देखने को मिलेगा। वो संपत्ति लूट के अपना गजनी ले जाता था। दूसरा यहाँ पे गोरी आएगा जिसमें मोहम्मद गोरी का कब्जा रहेगा और वही गोरी जो है बाद में यहाँ पे गजनी में भी, यानी अफगानिस्तान, जो कि अभी मैप में आपको सारा चीज दिखाएंगे, तो गजनी में एक तरह से ये अपना कब्जा कर लेगा और गजनी में रहते हुए फिर से वो भारत पे आक्रमण करेगा और इस तरह से भारत में आक्रमण करके अपना एक गुलाम छोड़ के यहाँ पे जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहाँ पे गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। तो इस तरह से इस वीडियो सीरीज में आपको पता चलेगा या इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि कैसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना होता है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट में तुर्क मुसलमान कौन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, जो कि बैकग्राउंड की जैसा होगा, पृष्ठभूमि लिखने में आपको काम देगा, और मोहम्मद गजनी के बारे में जानेंगे। दूसरा वीडियो जो होगा वो मोहम्मद गौरी से संबंधित होगा और तीसरा जो होगा आपका अलबरूनी से संबंधित होगा, क्योंकि इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कुछ बहुत को स्किप करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 सेक्शन में 2 सेक्शन तैयार कर रहे हैं। अगर कोई मध्यकालीन तैयार कर रहा है तो अच्छे से तैयार करना चाहिए, कोई भी सेक्शन जो है उसका छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत ध्यान रहोगे। ये मैप बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिख रहा है, मैप जो है जहां जहां जरूरी लगेगा हम यूज करेंगे। तो सोमनाथ का आक्रमण आप जानते होंगे 1025 में गजनवी के द्वारा किया गया। काफी ज्यादा धन संपत्ति यहाँ से वो लूट के यहाँ पे ले जाता है। कन्नौज है, मथुरा है, ये सब सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अब देखिए, जब हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय चीजों को आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्ट जो है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए आपको पूछा जाता है तुर्क मुसलमान कौन थे, वो कैसे गजनी पे अधिकार कर लेते हैं और किस तरह से भारत पे आक्रमण करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था, आइडिया होना चाहिए कि ये आखिर तुर्क मुसलमान थे तो थे कौन। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इस चीज को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नए विद्यार्थी, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि ये तुर्क मुसलमान जो है वो एक तरह के खानाबदोश कबीलाई लोग थे, जो कि कहाँ रहते थे, मध्य एशिया में, तुर्कमेनिस्तान के घास के मैदान में रहते थे। ये धीरे धीरे इस्लाम के संपर्क में आते हैं और इस्लाम के संपर्क में आने के बाद ये कौन सा धर्म अपना लेते हैं, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। अब चूंकि इनमें एक विशेषता था, कहा जाता है ये कुशल घुड़सवार थे और काफी अच्छा योद्धा माने जाते थे, खूंखार लड़ाकू प्रजाति से ये संबंधित थे। तो जैसे ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे, उस वंश से संबंधित जो भी राजवंश है, चाहे वो उमैयद वंश है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अब्बासी यहाँ है, तो अब्बासी लिखा हुआ है। उमैयद अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, उमैयद है, अब्बासी है ना, समानी है, बुहावी है, ये सब जो बड़े बड़े उस समय के राजवंश थे, उसके अधीन जो है ये किसके रूप में काम करेंगे, गुलाम के रूप में, असैनिक। और आपको पता भी होगा दिल्ली सल्तनत जो है उसको गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम के तौर पे इन राजवंश के अधीन ये काम करने लगे, सैनिक के तौर पे काम करने लगे। धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ने लग जाता होता है ना। कभी कभी आप जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, खलीफा, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया, खलीफा का ही पद क्या हो गया, कमजोर हो गया, और यही लोगों का पद जो हो गया वो क्या हो गया, मजबूत हो गया। और धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो है गजनी में, गजनी जैसा कि आपको एक जगह का नाम है वो बताया गया, तो गजनी जैसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं ना, तो उसी तरह समझिए गजनी सल्तनत। तो गजनी जो है वो में एक व्यक्ति होता है अल्पतगीन नाम के, वो एक क्या करेगा, साम्राज्य का स्थापना करेगा, जिसको हम लोग गजनी सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब इसी अल्पतगीन के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं शासक आएगा जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। तो ये जो है अपने शासनकाल में पूरे साम्राज्य का विस्तार करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेन जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना तो किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक में, लेकिन साम्राज्य विस्तार जो होता है वो इल्तुतमिश में होता है। उसी तरह से आप मुगल काल में आप देखिए, अकबर के काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे स्थापना तो अल्पतगीन करेगा, लेकिन साम्राज्य का विस्तार जो है मोहम्मद गजनी करेगा। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस स्लाइड में, और ज्यादा टाइम हम नहीं लेते हैं। इस स्लाइड में भी वही चीज आपको बताया गया, बस क्वेश्चन आंसर के समय आपको थोड़ा बहुत मैप अगर बनाना पड़े तो मैप आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे जो मध्य एशिया का मैप जो है वो आप बना के अगर लिखिएगा तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अरब में इस्लाम का उदय होता है, उस समय सबसे पहला राजवंश आया था कौन, उमैयद वंश, उसके बाद आता है अब्बासी।
तो उमैयद वंश जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी प्रचार प्रसार के क्रम में मध्य एशिया जाएंगे। मध्य एशिया में कौन कौन आता है? कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है और तुर्कमेनिस्तान आता है। तो इस घास के मैदान में रहने वाले जितने भी खाना बदोश लोग थे, कबीलाई लोग थे, वो लोग जो है इस्लाम के क्या आ जाएंगे? संपर्क में आ जाएंगे और इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। और जैसे ये इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो ये कहा जाता है चूंकि खूंखार और लड़ाकू थे, तो ये जो है इनके राजवंश में काम करने लगेंगे। काम करते करते उच्च पद को प्राप्त करेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और विश्व के अलग अलग हिस्से में जाएंगे और इस्लाम धर्म को क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए इनका मुख्य उद्देश्य अगर आप देखिएगा तो एक लाइन में आप कह सकते हैं एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य खड़ा करना था। तो उम्मीद करते हैं तुर्क कौन थे, तुर्क मुसलमान जो है उनका क्या उद्देश्य था, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय मक्का और मदीना में होता है और धीरे धीरे जो है खलीफा के काल में भी इसका विस्तार होता है। और खलीफा जब कमजोर हो जाते हैं तो उसके बाद जो तुर्क मुसलमान थे उनके हाथ में जब सत्ता आता है तो उस समय भी इसका साम्राज्य का विस्तार आता है। पहले अरबों तक आके, अरब जो है वो सिंध तक आके रुकेंगे, फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के तौर पे भारत की मुख्य भूमि पे भी आ जाएंगे। तो ये सारा चीज हमको इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा देखना है। अब चीजों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ होता है और उम्मीद करते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो फैक्ट है वो हम थोड़ा समझाएंगे। हो सकता है किसी लाइन को पढ़ेंगे, हो सकता है किसी लाइन को हम ना पढ़े। तो अगर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे हम बता देंगे तो अपनी भाषा में आप चीजों को लिख सकते हैं। बहुत आसान है, 800 से 1000 वर्ड में लिखना जो है। अगर थोड़ा बहुत फैक्ट आपके हाथ में है, चीजों को ऑर्गेनाइज करके लिखिएगा, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। चीजों को समझने में थोड़ा सा आप जोर दीजिए, बहुत ज्यादा फैक्ट कलेक्ट करने में अभी मत जाइए। अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगे तो फैक्ट तो रटना है, रटते रहिए धीरे धीरे, है ना, वो आपको याद होते रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है जब मोहम्मद गजनी और गोरी भारत में आया तो उस समय भारत का राजनीतिक परिस्थिति क्या था? तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जब भी बड़ा शक्ति का एक तरह से कहिए विघटन होता है तो जो पावर होता है वो छोटे छोटे लोगों के हाथ में चला जाता है, चाहे वो छोटे राजा हो, चाहे वो छोटे से सामंत हो। और जब छोटे राजा या सामंत के हाथ में शक्ति चला जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। कमजोर क्यों होता है? आप समझिए, अशोक जो है पूरे भारत में एक तरह से कह सकते हैं अफगानिस्तान तक शासन कर रहा था। अब उसके बाद जब अशोक समाप्त हो जाएगा उसके बाद छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे मौर्यतर काल में। तो मौर्यतर काल का जो भी राजा होगा, अशोक उतना तो है ना शक्तिशाली होगा ही नहीं। अब अभी वर्तमान से आप इसको तुलना कर लीजिए, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है ना सभी राज्यों को एक देश घोषित कर दिया जाए तो भारत क्या इतना मजबूत देश होगा? नहीं होगा। इसीलिए तो नया राज्य बनाने है ना के लिए सरकार जो है जल्दी राजी नहीं होती है, ताकि जो है शक्ति का विभाजन ज्यादा ना हो जाए। और केंद्र अपने पास ज्यादा पावर भी रखती है ताकि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो बहुत आसानी से लिया जा सकता है कि जो राज्य या एक तरह से कह सकते हैं देश है उसको बिखरने से रोका जा सकता है। तो विकेंद्रीकरण सबसे बड़ा कारण हुआ उस समय, है ना, मोहम्मद गजनी और गोरी का जो एक तरह से कहिए आक्रमण है उसको रोकने का या उससे है ना लड़ने का। क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं, शक्ति बढ़ जाता है तो हम मिलकर लड़ते नहीं बल्कि क्या होते हैं आपस में ही लड़ने लगते हैं। वही चीज आपको लास्ट लाइन में देखने को मिलेगा कि संपूर्ण हम लोगों का जो देश था वो अनेक छोटे बड़े राज्यों में क्या हो चुका था? विभक्त हो चुका था। अब छोटा छोटा राज्य है, सब अपना फायदा देखेगा, किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। संपूर्णता में, एकता में उनका विश्वास नहीं था। अपने फायदा के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते थे, ऐसा कहा जाता था। उसी को यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे के मूल्य पर वो अपनी शक्ति और साम्राज्य का ये क्या करते थे? विस्तार करना चाहते थे। मतलब दूसरा को गिरा के हम अपना साम्राज्य में विस्तार कर दे, इसके लिए थोड़ा बहुत विदेशी शक्ति को भी है ना समर्थन देना पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण था कि ये राजनीतिक संगठन हम लोगों का इस समय कमजोर हो चुका था, जिसका फायदा मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी यहाँ पे उठाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे है ना जो मेन चीज है, मेन फैक्ट है, वो सारा चीज आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज है यहाँ पे आपको ये समझना है कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण के समय जब यहाँ पे मोहम्मद गजनी आ गए, चूंकि यहाँ पे इस वीडियो में मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, तो मोहम्मद गजनी के समय भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राजवंश था जिसके ऊपर ये पहले बार आक्रमण करते हैं? तो उस समय जो अरब था उसका कब्जा तो सिंध में हो चुका था, तो वो तो अरबों का ही है ना शासन के अंतर्गत था। वो भारत का एक तरह से कह सकते हैं राजा वहां पे हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन पंजाब और काबुल, जो कि काबुल आपको पता होगा अफगानिस्तान में, तो वहां पे एक वंश था जिसका नाम था शाही राजवंश, जो कि लगभग 850 से लेकर 26 तक ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। मोटा मोटी 174-75 साल इनका शासन रहा था, 2 दशक तक हम कह सकते हैं, 2 शताब्दी तक। तो इस तरह से यहाँ पे पंजाब और काबुल में एक राजवंश था, आपको याद रखना चाहिए। वो राजवंश का नाम क्या है? शाही राजवंश। उसके
बाद अपने भाषा में इसको लिख दीजिए। शाही राजवंश का जो अंतिम राजा था उसको आप याद थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। उसके बाद जब यहाँ पे मोहम्मद गजनी आक्रमण कर रहा था या उससे पहले जो अल्पतगीन होगा जिसके बारे में अभी हम बताएंगे, उस समय यहाँ का शाही राजवंश का कौन सा राजा था उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मोहम्मद गजनी जब यहाँ पे आक्रमण करेगा तो उस समय काबुल और पंजाब में जो राजा शासन करेगा वो जो होगा वो शाही वंश का ही राजा होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शाही वंश के बारे में कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण हिंदू राज्य में एक राज्य था शाही वंश, जिसका साम्राज्य कहां से कहां तक था, चिनाब नदी से लेके हिंद कुश तक था। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये लोग जो है बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं। और अंतिम शाही वंश का जो शासक था वो लघु तुर्मान था, जिसके समय में कहा जाता है एक ब्राह्मण सचिव था कल्लर, उसकी राज सत्ता पर कब्जा कर लेता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम आक्रमण के समय। यहाँ पूर्व भी लिखा गया है, तो पूर्व भी और आक्रमण के समय भी एक राजा यहाँ पे था शाही वंश का राजा जो कि जयपाल था। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है, बाकी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे मोहम्मद गजनी का आक्रमण हो रहा था तो उस समय पंजाब में काबुल में एक राजवंश था शाही राजवंश जो कि 850 से लेकर 1026 तक ये शासन किया। और उस समय यहाँ पे महत्वपूर्ण जब पहली बार मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ तो उस समय यहाँ पे जो राजा था वो कौन था, राजा जयपाल था। कहा जाता है ये काफी वीर योद्धा होता है, लेकिन फिर भी ये 2-3 बार ये हार जाता है, लास्ट में आत्महत्या भी कर लेता है। तो उसका रीजन भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है ये राजधानी जो है उद्भानपुर बनाता है, जो कि सिंध में यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप घिरे होंगे तो इस आसपास में इनका राजधानी था उद्भानपुर। तो ये जो है ना में स्थित थी। राज्य में यह राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार बना। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हैं कि मोहम्मद गजनी, अरब के बारे में नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे गजनी और गोरी के बारे में बात करें तो गजनी के काल में जो भारत का शाही राजवंश था वो सबसे पहले उसका शिकार यहाँ पे बनता। अभी एक बात और याद रखना है कि इसके बारे में डिटेल पढ़े, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि इनके काल में ही मोहम्मद गजनी का पहली बार यहाँ पे क्या होगा, आक्रमण होगा। लेकिन अब बाकी राज्य जो है उसके बारे में भी आपको जानना होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का विभाजन हुआ। तो शक्ति का विभाजन के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप उन शक्तियों के बारे में बात कीजिए जो कि यहाँ पे उस समय मौजूद थे, और बताने का प्रयास कीजिए कि इतने छोटे छोटे राजवंश थे और इसीलिए ये जब एक साथ लड़ेंगे नहीं तब क्या होगा, बाहरी लोगों को फायदा होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, कुछ नाम आपको हो सकता है पहले से भी पता होगा। कश्मीर का राज है, कन्नौज में है ना, पाल, प्रतिहार, राजपूत आपको पता होगा। तो इस समय जब यहाँ पे आक्रमण हो रहा था उस समय किसका राजवंश था या किसका कब्जा था, प्रतिहार का था। मालवा में परमार राजवंश है, बुंदेलखंड में चंदेल है, त्रिपुरी कलचेरू में कौन सा वंश है, चेदी वंश है, साकंभरी में चौहान, वही पृथ्वीराज चौहान वाला। गुजरात में यहाँ पे चालुक्य होगा, चालुक्य राजवंश जो कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण होगा भीम प्रथम के काल में, और फिर बंगाल में पाल वंश होगा। तो यही है ना सत्ता का एक तरह से कह सकते हैं विकेंद्रीकरण था, जिसका फायदा जो है मोहम्मद गजनी और बाद में मोहम्मद गोरी इसका क्या करेगा, उठाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये राजनीतिक परिस्थिति देख लिए। अब जब राजनीतिक परिस्थिति देख लिए तब हम थोड़ा सा देख लेते हैं गजनी का क्या स्थिति था, कैसे वो वहां पे साम्राज्य का स्थापना करता है मोहम्मद गजनी, और फिर अपना साम्राज्य के विस्तार के क्रम में वो भारत आएगा। चीजों को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या समझे, तुर्क मुसलमान कौन थे। दूसरा समझे कि जब तुर्क मुसलमान भारत पे आक्रमण कर रहा था तो भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था। अब समझते हैं कि तुर्क में या एक तरह से तुर्क मुसलमान कैसे गजनी पे अपना साम्राज्य का स्थापना करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन में आपको एनसीईआरटी वाला जो स्क्रीनशॉट बताया गया वहां पे लिखा गया था कि अल्पतगीन जो है वो गजनी पे अपना क्या कर लेता है, साम्राज्य का स्थापना करता है, मोहम्मद गजनी उस साम्राज्य का विस्तार करता है। चलिए वो शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली एक जगह का नाम है, तो उसी तरह से यहाँ पे गजनी में एक यहाँ पे समानीद इंपायर हो गया। तो दिल्ली सल्तनत को हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे गजनी में एक वंश का स्थापना किया गया जिसको हम लोग समानीद इंपायर के नाम से क्या कहते हैं, समानीद साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिनका शासन काल जो है कहा जाता है लगभग 1819 से लेके 999 के आसपास इनका चलता रहा। तो इस तरह से सुन्नी ईरानियन ये लोग थे। अब यहाँ पे इनके बारे में है ना अगर थोड़ा बहुत हम लोग जाने तो आपको जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पे गजनी हो सकता है वहां थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा एटलस थोड़ा बहुत दिखेगा। तो ये जगह जो है वो गजनी का है और ये जगह जो है वो गोर का है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि गोर जो है वो गजनी के किधर है, पश्चिम में। और जैसे मोहम्मद गोरी, गजनी का काल तो हम लोग पढ़ लेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जब गोरी के बारे में पढ़ेंगे तो गोरी जो है यहाँ पे पहले अपना कब्जा जमाएगा, इसीलिए मोहम्मद गौर कहा जाता है या गौरी कहा जाता है। लेकिन बाद में वो गजनी पे आ जाएगा क्योंकि गजनी मेन जगह था, मेन सेंटर था सत्ता का, और इसीलिए गोरी जो है बाद में गजनी में आएगा और गजनी पे भी कब्जा कर लेगा और फिर गजनी में रहते हुए वो कहां पे आएगा, भारत में आएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि मोहम्मद गोरी और गजनी जो है वो नाम तो है ही, साथ ही साथ गजनी और गोरी वो जगह का भी क्या है, नाम है। व्यक्ति के नाम के साथ साथ जगह का भी नाम है। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है
कि इस गजनी साम्राज्य का या एक तरह से कहते हैं समानिद एम्पायर का जो स्थापना करेंगे वो कौन करते हैं, अल्पतगीन करते हैं। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, तो उम्मीद करते हैं ये, है ना, एक मिनट, अल्पतगीन यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तुर्की स्लेव था, इसीलिए कहा गया था ना। तुर्की लोग आखिर थे कौन? थोड़ा बहुत अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसीलिए हम बताए थे कि यहाँ पे आपका जो मध्य एशिया है, वहां पे घास का जो मैदान था, वहीं पे कुछ कबीलाई लोग थे जो कि इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे। उसी को तुर्क इस्लाम के तौर पे जाना जाता था, जिसको गुलाम के रूप में और सैनिक के रूप में, है ना, एक तरह से कहिए जगह दिया गया। बाद में यही लोग उच्च पद प्राप्त किए और शक्तिशाली हो गए। तो उसी तरह से ये एक स्लेव कमांडर था जो कि समानिद एम्पायर में यहाँ पे काम किया। बाद में वो गजना या गजनी, जो कि आपको बताया कि उच्चारण में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, वो वहां पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और इस तरह से अल्पतगीन, ना, बहुत दिन तक यहाँ पे नहीं रहेगा, 62 में कब्जा करेगा और 63 में इनका देहांत हो जाता है। इसके बाद कहा जाता है अबू इशाक इब्राहिम करके एक व्यक्ति होगा, इसका बेटा शायद यहाँ पे दिया गया है, वो इसको सक्सीड करता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, बल्कि इसका जो स्लेव है, यानी कि कह सकते हैं इसका जो गुलाम है, वही यहाँ पे क्या कर लेगा, गजनी पे आक्रमण कर लेगा। तो इसीलिए तो बाद में हम लोग देखते भी, गौरी जब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाएगा तो उसका एक नाम गुलाम वंश, क्योंकि अधिकतर लोग जो है अपना बेटा से भी ज्यादा इन लोग जो है गुलाम पे भरोसा करता था। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, समझते हैं कि कैसे ये अल्पतगीन के बाद अगला जो आता है वो सुबुक्तगीन आता है। तो सुबुक्तगीन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है 20 अप्रैल 1977 से लेके 5 अगस्त 1997 तक ये क्या करेगा, शासन करेगा। और ये भी बोलता है स्लेव के रूप में ये रहता था। बाद में इसका जो मास्टर था, यानी कि जिसका ये दास था अल्पतगीन, उसी की पुत्री के साथ ये क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा। और उसके बाद ये जो है अपना, जब अल्पतगीन का मृत्यु हो जाता है तो अपना साम्राज्य को, है ना, ये जो है वो क्या कर लेगा, फैलाएगा या गजनी पे आक्रमण कर, गजनी पे कब्जा कर लेगा। और राजा जयपाल, जो कि अभी शाही वंश के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके ऊपर आक्रमण करेगा, जो कि काबुल और पंजाब का क्या था, शासक था। और इस तरह से नीलम रिवर, किशन गंगा के तौर पे जाना जाता है इसको, है ना, जो कि कश्मीर में है, और इंडस रिवर के, है ना, जो कि अभी पाकिस्तान है, उस पर ये क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत याद रखना है, अल्पतगीन, फिर सुबुक्तगीन, फिर यहाँ पे मोहम्मद कौन आएंगे, गजनी आएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मोहम्मद गजनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे अब देखते हैं। ये इनका साम्राज्य था। यहाँ पे देखिए अभी आपको सिस्तान देखने को मिलेगा, ये सब नाम अभी आपको देखने को मिलेगा। ये सब मैप थोड़ा सा देखिएगा, ये गजनी यहाँ पे है, काबुल यहाँ पे है, यहाँ पे खुरासान आपको देखने को मिलेगा। ये सब मेन जगह है जो कि आपको थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग के दौरान मैप जब बनाते हैं तो उस समय ये काम देता है। अब चलिए यहाँ पे सुबुक्तगीन के बारे में देखते हैं। तो राजा जयपाल के बारे में आपको बताया गया कि शाही वंश का राजा था। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर यहाँ जो लिखा है उसको हम पढ़ देंगे। एक्चुअली क्या होगा ना कि सुबुक्तगीन अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये आक्रमण करने वाला होगा पंजाब में और काबुल में। ऐसा एक तरह से कहिए खबर आता है, राजा रहते हैं, गुप्तचर रहते हैं, पता चलता है कि, है ना, कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यानी जयपाल यहाँ पे क्या करेगा, वो आक्रमण करने से पहले कि अगला कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे, उससे पहले हम ही उसके ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। लेकिन ये जो होता है इसके लिए सही साबित एक तरह से कहिए किस्मत इसका साथ नहीं देता है, हिमपात होने लग जाता है, बरसात होने लग जाता है, जिसके कारण ये युद्ध में हार जाएगा। मतलब सुबुक्तगीन क्या यहाँ पे, है ना, आक्रमण करेगा शाही वंश पे। शाही वंश ही पहले आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, सुबुक्तगीन। उसके बाद पुनः एक बार फिर से आक्रमण होता है, फिर से हार जाता है। लास्ट में यहाँ पे मोहम्मद जो यहाँ पे गजनी रहेगा वो आक्रमण करेगा, और उससे भी जब जयपाल हार जाएगा तब वो आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे चीजों को समझना है। चलिए जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सुबुक्तगीन एक शक्तिशाली शासक था जो भारत पर आक्रमण करने की योजना तैयार कर रहा था। ये यहाँ पे आक्रमण करे इससे पहले हिंदू शासक जयपाल जो था उसकी योजनाओं को प्रारंभ करने में विफल कर देने के लिए उद्देश्य से 986-87 में एक बड़ी सेना के साथ गजनवी पर ही क्या कर देता है, आक्रमण। मतलब तुम हमारे ऊपर आक्रमण करो, इससे पहले हमें तुम्हारे ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। भीषण युद्ध चलता रहा, कोई भी पक्ष विजय नहीं हो पा रहा था। परंतु कहते हैं ना, इनका भाग्य जो है साथ में देता। दुर्भाग्यवश भारी वर्षा और हिमपात के कारण भारतीय सैनिकों का उत्साह जो है भंग हो गया, और फलस्वरूप जयपाल जो है वो अत्यंत अपमानजनक, उनको क्या करना पड़ता है, संधि करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये, है ना, योजना जो बना रहा था सुबुक्तगीन की, यहाँ पे आक्रमण करेंगे और, है ना, शाही वंश को नष्ट कर देंगे। उससे पहले शाही वंश का जो राजा था जयपाल, वो उसके ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें वो हार जाता है और बहुत, है ना, एक तरह से कहिए बुरा संधि करना पड़ता है। यहाँ पे कहता है हर जाने के रूप में, है ना, जयपाल सुबुक्तगीन को 50 हाथी तथा कुछ प्रदेश देने का वचन दिया, परंतु लाहौर पहुंचकर उसने संधि का अपमानपूर्ण शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो मतलब जो, है ना, एक बार हार जाने से, है ना, के बाद वो क्या होने के बाद भी क्या करता है, जो संधि हुआ था
उससे वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है। स्वबुक्तगीन ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लूटपाट की। तो इस तरह से यहाँ पे स्वबुक्तगीन जब वो संधि के है ना खिलाफ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके है ना राज्य पे आक्रमण करेगा, लूटपाट करेगा। जयपाल ने 991 ईस्वी में कुछ मित्र राजा जो भी उसके आसपास के पड़ोसी राजा होंगे उनकी सहायता से गजनवी पर पुनः आक्रमण कर देता है। कहने का मतलब है वो जो है एक बार हारा तो हारा, दोबारा भी प्रयास किया कि हम गजनवी पर आक्रमण करके उसके राजा को पराजित कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्वबुक्तगीन की है ना ही क्या होती है, विजय होती है। इस विजय के फलस्वरूप स्वबुक्तगीन ने पेशावर तक है ना भूभाग अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो पेशावर था वहां तक कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ये बार बार चाहा यहाँ पे राजा जयपाल की स्वबुक्तगीन को पराजित किया जाए, लेकिन वो पराजित नहीं होता। लेकिन समय के साथ स्वबुक्तगीन का क्या हो जाता है, मृत्यु, और इसका जो है ना इसके बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी फिर से यहाँ पे आक्रमण करेगा, क्योंकि इससे पहले के राजा लोग जो है यहाँ पे आक्रमण कर चुके थे, स्वबुक्तगीन है ना यहाँ पे आक्रमण कर चुका था, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तो यहाँ पे आक्रमण करेगा ही करेगा। तो इस तरह से इसका शासन काल देखेंगे, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में 98 भी देता है, तो 2 नवंबर विकिपीडिया मिलता है 97, तो हो सकता है 98 लिखा होगा, नवंबर दिसंबर के बाद तो 98 ही आने वाला है। तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा, 98 से लेके 1030 तक ये क्या करेगा, यहाँ पे शासन करेगा। और इसी शासन काल में ये भारत में कहा जाता है 17 बार यहाँ पे ये क्या करता है, आक्रमण करता है। तो कहा जाता है इसके बारे में ये भी क्या था, एक तरह से कहिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट है ना रूलर है ना कहा जाता है, तुर्की डायनेस्टी में कहा जाता है। गजनवी है रूलिंग फ्रॉम द 1990, यहाँ पे 1999 है, यहाँ पे 8 होना चाहिए है ना। At the time of death of his kingdom, है ना, had been transformed into an extensive military empire which extended from the northwestern Iran, है ना, फिर पंजाब, ईरानियन सब कॉन्टिनेंट, खुरासान, है ना, फिर ट्रांसऑक्शनिया और मकरान। तो कुल मिलाकर बस इतना याद रखना है कि अपना सैनिक संगठन को मजबूत करता है। पंजाब में काबुल पे तो आक्रमण करेगा ही, उसके साथ साथ पंजाब में करेगा, फिर यहाँ पे खुरासान होगा, है ना, यहाँ पे ख्वारिज्म है, सॉरी खुरासान नहीं है, ख्वारिज्म है, ट्रांसऑक्शनिया है, मकरान, इस पे ये क्या कर लेगा, अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेगा। कहा जाता है कि बगदाद के खलीफा यामनुद्दौला तथा अमीन उल मलाहा का सम्मानित विरुद्ध प्राप्त करने के समय उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत पे एक क्या करेगा, आक्रमण। तो खलीफा आपको बताया गया था, धीरे धीरे उनका पद जो है वो एक तरह से कहीं राष्ट्रपति के जैसा होता है, जो कि है ना आपका संवैधानिक प्रमुख तो है लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री का होता है। तो उसी तरह से खलीफा जो है धार्मिक प्रमुख थे, लेकिन वास्तविक जो शक्ति आ गया था इन तुर्क मुसलमानों के अधीन आ गया था। इसीलिए कहा जाता है जब ये है ना वहां पे शपथ ग्रहण करते हैं होंगे तो उस समय कहे थे कि हम यहाँ पे राजा बनने के बाद हर साल जो है वो भारत पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है देखने को मिलता है। जो अभी हम जगह का नाम बताया उसमें कुछ यहाँ पे आपको देखिए, ये जो है खुरासान आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रांसऑक्शनिया देखने को मिलेगा, ये जो है फरगना है जो कि अभी तो काम नहीं देगा, ये हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में। हिंदुकुश पर्वत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, काबुल यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो है ये और मुख्य रूप से यहाँ पे है ना ये सब मेन जगह है। कभी कभी इसको मैप में आप देखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया गया है इनके बारे में कि ये तो बोल दिया कि हम हर साल यहाँ पे आक्रमण करेंगे। तो आगे देखते हैं, मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने धन की आवश्यकता भी थी। अब यहाँ पे मध्य एशिया में यहाँ पे जाना है तो उसको क्या करना है, धन का आवश्यकता, तो धन का भी आवश्यकता है। और एक बार खलीफा के शपथ करते समय वो बोल भी दिया है कि आप इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे, भारत पे हर साल आक्रमण करेंगे। और इसीलिए जो है क्या करता है, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और धन प्राप्ति के लिए। इसलिए कहा जाता है मोहम्मद गजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसीलिए जो है ना कहा जाता है कि अपने शासनकाल में भारत में 17 बार आक्रमण करता है। किसके अनुसार, हेनरी इलियट। बस आंसर राइटिंग में इसका नाम लिख दीजिएगा, आपको थोड़ा सा मार्क्स जो है इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि 17 तो सबको याद रखता है लेकिन किसके अनुसार जो है वो जनरली हम लोग लिखते नहीं है। तो ये चीज आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप इसको याद रखिए। अब चलिए राजा जयपाल के बारे में हम लोग देख लिए स्वबुक्तगीन के समय ये 2 बार आक्रमण करता है लेकिन फिर भी ये पराजित हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं राजा जयपाल के समय यहाँ पे फिर मोहम्मद गजनी क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और जब ये आक्रमण करेगा और पराजित हो जाता है राजा जयपाल, तब ये आत्महत्या करेगा। मतलब कितना हार बेइज्जती है ना, मतलब यहाँ पे बर्दाश्त करे, बेइज्जती नहीं है ना, बर्दाश्त कर पा रहा था तो आत्महत्या कर लेता है। मोहम्मद का प्रथम भारतीय आक्रमण इसी के खिलाफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्वबुक्तगीन के साथ क्या था, युद्ध में रत था। तो इस तरह से यहाँ पे शाही राजा जयपाल पर होता है। पेशावर में यहाँ पे बोला गया था ना, पेशावर तक एक बार कब्जा कर लिया, तो हो सकता है जब मर्द जाएगा स्वबुक्तगीन तो फिर ये कब्जा करेगा, तो पेशावर पे आक्रमण करेगा। जयपाल यहाँ पे पराजय होता है और हानि की रकम फिर से 50 हाथी देने का ये वचन देता है। तो इस तरह से यहाँ बार बार पराजित हो रहा था, तो उससे एक तरह से कहिए
है ना परेशान होकर ये लास्ट में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। मोहम्मद राजधानी उद्बानपुर को लूटने के बाद अतुल संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि धन यहाँ से लूटो और वापस चला जाओ, है ना। जयपाल इस प्रभाव को सहन पर भाव को मतलब जो पराजय हुआ उसको सहन नहीं कर सका और आत्महत्या कर लेता है। मोहम्मद का अधिकार हो गया पश्चिमी पंजाब तथा लाहौर पर। तो जब राजा ही आत्महत्या कर लेगा तो उसका तो है ना कब्जा होना ही है उसके साम्राज्य में। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते हैं आनंदपाल और त्रिलोचन पाल। तो चलिए देख लेते हैं आनंदपाल और त्रिलोचन पाल में क्या क्या यहाँ पे उनके शासनकाल में देखने को मिलेगा। अब सीधा सा मतलब है इस यहाँ तक वीडियो को आप देख रहे हैं तो अब समझिए कि अब और भी ज्यादा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ कहाँ किसके साथ लड़ा बस वही चीज आपको याद करना है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सीधे सीधे जानना है कि कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, कहाँ वो जीतता है और कहाँ वो पराजय होता है और इस तरह से कैसे वो यहाँ पे कब्जा किया उसको यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, टाइम अभी हमको लगता है 25 मिनट के आसपास हो गया। जितना देर तक वीडियो चलता है ना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग इसको बताने का प्रयास करते हैं। आनंदपाल दो युद्ध दोनों में पराजित होता है। सर्वप्रथम 1009 में वहंद के मैदान में आनंदपाल ने भागकर शरण ली। नागरकोट के दुर्ग में मोहम्मद ने दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस प्रकार सिंध से लेकर नागरकोट तक समस्त प्रदेश उसके अधिकार में आ गया। तो कहने का मतलब आनंदपाल जो है वो भी पराजित होगा, इसके बाद त्रिलोचन पाल होगा वो भी पराजित होगा। उत्वी के विवरण से पता चलता है कि नागरकोट की लूट में मोहम्मद को इतना धन मिला था कि जितने भी ऊंट मिले उन सब पर उसने लाद दिया, फिर भी धन क्या रह गए, शेष। तो इसीलिए तो कहा गया था कि यहाँ काफी सारा संपत्ति था, उसी को लूटने के लिए मोहम्मद गजनी जो है यहाँ पे आक्रमण किया था। इसके अधिकारियों ने बांट लिया। स्वर्ण सिक्के, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि यहाँ पे शामिल थे। आनंदपाल ने अपनी राजधानी बनाई नंदन को और यहीं से उसकी क्या हो गए, मृत्यु। तो हार के बाद वो राजधानी परिवर्तन करता है, लेकिन फिर है ना वो ज्यादा दिन तक यहाँ पे जिंदा नहीं रहता है, बेचारा फिर से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मरने के बाद आनंदपाल का बाद जो सक्सीडर होगा उसका पुत्र यहाँ पे त्रिलोचन पाल होगा। तो महमूद के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक क्या बनाता है, संघ बनाता है, किंतु मोहम्मद पुनः यहाँ पे इस संघ को क्या कर देगा, पराजित कर देगा। कब, 1018 में। 1021 में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद शाही वंश का महमूद पर कब्जा पूरी तरह से यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे है ना आपका जयपाल हो गया, फिर आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, सबका मामला यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं महमूद के आक्रमण का जो दूसरा शिकार हुआ, मतलब दूसरा जो जगह है, शाही वंश अब खत्म हो गया। अब दूसरा जो मेन जगह है वो मुल्तान होगा, पंजाब का। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैप जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे है ना छोड़े हुए, ये पंजाब का जगह है, ये मुल्तान आपको दिख रहा होगा, ये सिंध आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका बलूचिस्तान। तो यहाँ पे जो राजा था वो कौन था, फतेह दाऊद था, जो कि शिया था। और ये जो मोहम्मद गजनी था वो कौन था, सुन्नी। तो शिया और सुन्नी में भी विवाद हो रहा था, ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे। मुल्तान पर आक्रमण हुआ 1006 में और ये दाऊद जो है वो क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप फिर कहिएगा 1021 आके फिर हम 1006 में कहाँ चले गए, तो एक राजवंश को हम खत्म कर लिए, फिर दूसरा राजवंश में गए, इसलिए फिर बैक में यहाँ पे जाना पड़ा। महमूद ने राजा बनाया सुखपाल को। अब सुखपाल के बारे में भी कहा जाता है पहले ये जो है इस्लाम धर्म को ग्रहण करेगा, फिर बाद में इस्लाम धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए है ना यहाँ पे है ना यही बनाएगा, यही इसको राजा बनाएगा, फिर यही इसको हटाएगा भी। सुखपाल राज्यपाल की पुत्री का पुत्र था, सॉरी राज्यपाल नहीं है, जयपाल। राजा जयपाल अभी हम लोग देखे थे ना, तो उसी का ये नाती था, यानी बेटी का बेटा था। महमूद द्वारा बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, परंतु सुखपाल इस्लाम धर्म का त्याग कर महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप 1008 में महमूद ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा कि जब वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था तब तो उसको राजा बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि उसी को क्या कर दिया, है ना, हटा दिया, जैसे वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध हो गया। महमूद का 1010 बोल रहे हैं 1000 है ना 5, ठीक है, बातिया तो वही है, लेकिन है ना जैसा भी समझिएगा। महमूद का 1005 में आक्रमण भटिंडा यानी कि पंजाब में होता है। भटिंडा के राजा उस समय कौन थे, विजयराज, जो कि पराजित होते हैं। महमूद ने नगर के निवासियों को या तो हत्या कर दी या उन्हें इस्लाम धर्म मानने को विवश किया, उसे अतुल संपत्ति मिला। तो आपको याद क्या खाली रखना है कि हाँ इस समय है ना भटिंडा में जो राजा कौन था, विजय राय था, बस इतना। बाकी ये सब तो अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। 1009 ईस्वी में महमूद ने अलवर स्थित नारायणपुर पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो मुख्य जगह पे ये कब्जा करेगा ताकि वहां से ज्यादा संपत्ति इसको मिल सके। 1014 में थानेश्वर के चक्रा स्वामी के मंदिर को तोड़ने के लिए उसने गजनी से प्रस्थान किया। थानेश्वर के शासक डर कर भाग गया तथा महमूद ने मनमाने ढंग से वहां पे नगर को लूट लिया। मतलब थानेश्वर पे क्या करता है, वहां पे आक्रमण करता है, तो वहां का राजा ही क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो राजा ही जब भाग जाएगा तो इसको लूटने में है ना
कोई है ना समस्या नहीं होगा, पूरा है ना यहाँ पे क्या करता है, लूटता है। आगे देखिए यहाँ पे देता है 1018 ईस्वी में, अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है इनके खिलाफ यहाँ पे 1018 में मोहम्मद ने मथुरा नगर, मथुरा को भी आपको बताया गया था शुरुआत के मैप में, पर धावा वहां पे बोलता है मोहम्मद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो ये सब अपने भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखिएगा 1018 में मथुरा में उसका कब्ज आक्रमण हुआ था। फिर यहाँ से वो कन्नौज प्रस्थान करता है, प्रतिहार शासक राज्यपाल वहां से क्या जाता है, भाग पड़ता है। तो देखिए कन्नौज का जो राजा है राज्यपाल, वो वहां से भाग जाता है डर से, मोहम्मद गजनी पता नहीं मेरा जान लेगा कि क्या कर लेगा। मोहम्मद ने बड़ी आसानी से नगर को लूट लेता है, उसकी सेना ने नगर में भारी लूटपाट की और कत्लेआम किया। मथुरा तथा कन्नौज पर अतुल संपत्ति लेके गजनी फिर वो वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। मतलब देश में कोई बाहरी आ रहा है, लूट के चला जा रहा है, यहाँ का राजा भाग जा रहा है और बाकी राजा इसका सहायता नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ राजा जो थे एक तरह का स्वाभिमानी राजा थे, जो आपस में संघ बना के मोहम्मद गजनी के खिलाफ जाने का एक तरह का ये दुस्साहस किए, लेकिन वो संघ जो है वो भी सफल नहीं हो पाता। उसी के बारे में दिया गया है, कन्नौज नरेश राज्यपाल के व्यवहार से हिंदू राजाओं को क्रुद्ध हुआ और इसलिए उन्होंने चंदेल नरेश जो विद्याधर है इसकी अध्यक्षता में क्या बनाता है, संघ। कि कोई राजा जो है वो भाग जा रहा है, उसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो राजा अपने प्रजा को छोड़ के भाग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है चंदेल राजा जो थे विद्याधर, उसकी अध्यक्षता में यहाँ के हिंदू राजाओं का एक क्या बनता है, संघ बनता है कि हम जब अब आक्रमण होगा दोबारा मोहम्मद गजनी का तो साथ में मिलकर क्या करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम इस संघ ने राज्यपाल पर तो सबसे पहले तो यही किया कि जो राज्यपाल भागा था उसी को मारता है, उसके बाद गजनी आएगा तो देखा जाएगा, ये लोग बोलता है, क्योंकि इतना डरपोक राजा जो है हम लोग बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। राज्यपाल पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी तथा फिर महमूद के विरुद्ध शक्ति जुटाने में वो क्या हो गया, लग गया। तो सबसे पहले तो जो भागा हुआ राजा था, जो अपने ही नाम को बदनाम किया था, उसको क्या करता है यहाँ पे, है ना, हटाता है, सॉरी मारता है, और उसके बाद जो है अपना संघ को मजबूत करता है ताकि मोहम्मद गजनी फिर दोबारा आक्रमण करेगा तो उसका हम लोग क्या कर सके, सामना कर सके। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद गजनी को भी पता चल गया होगा कि उसके खिलाफ एक संघ बन रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर से अपना पावर को दिखाने के लिए यहाँ पे आक्रमण करेगा और उस संघ को तोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मोहम्मद ने पुनः गजनी से भारत को प्रस्थान किया 1019 में। इसका उद्देश्य था इस संघ को यहाँ पे क्या करना, भंग करना, और इस तरह से मोहम्मद जो है विजयी भी होता है। और इस तरह से यहाँ पे हम लिखे विस्तारपूर्वक देखने के लिए जीजा भुक्ति के चंदेल, तो वो इतना से समझ में आ जाएगा, चंदेल लिखने का कोई जरूरी नहीं। विद्याधर ने महमूद को 300 हाथी उपहार में दिए, जिन्हें लेकर वह गजनी लौट गया। विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में एक कविता लिखकर भेजी। इसे से सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विद्याधर को 15 किलो, किलो का नाम मतलब केजी वाला किलो नहीं है, मतलब किला है, पर शासन करने के लिए सौंप दिया। तो मोहम्मद के है ना नाम पर विद्याधर जो है वो क्या कर देता है, यहाँ पे कविता लिख देता है, कविता सुन के उसको यहाँ का शासन दे देता है। ठीक है ना, इस तरह का घटनाक्रम है ना थोड़ा बहुत किताब में मिलता है, आप लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण में से एक आक्रमण यहाँ पे रहा है। 32 मिनट हो गया, उम्मीद करते हैं है ना अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मोहम्मद का यहाँ पे जो ये बैक आ गया, हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण, जो कि 1025-26, इसका डेट याद रखिएगा, बाकी का डेट आप याद रखे चाहे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है 30,000 अश्वरोहियों तथा रेगिस्तान मार्ग से अत्यंत सावधानी बरतते हुए 1025 ईस्वी में अनिलवाड़ पहुंच जाता है। चालुक्य शासक भीम प्रथम के सहायकों के साथ राजधानी छोड़कर वहां पे भाग गया। तो बस इतना याद रखना, उस समय चालुक्य राजवंश था, भीम प्रथम। कहा जाता है स्थानीय सेना नायक ने भागकर समुद्र में नाव में शरण ली, और प्रतिरोध कौन कर रहा था, तो वहां के ब्राह्मण और पुजारी। और इसके बारे में कहा जाता है महमूद ने मंदिर के 50,000 पुजारी तथा ब्राह्मणों का वध करने का आदेश दिया। भगवान सोमनाथ की मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दी गई और उसे गजनी, मक्का और मदीना की मस्जिदों में सीढ़ियां चिनाई के लिए निमित्त भेज दिया गया। मोहम्मद बहुत अधिक हीरे, ज्वारात और स्वर्ण राशि का लूट प्राप्त हुआ। यह धनराशि लगभग 20 लाख दिनार थी, लेकर वो कहाँ लौट गया, गजनी। तो इस तरह से किसी भी क्रूरता का कोई भी जो हद है ना, वो हद तक ये लोग पहुंच चुके थे। इसीलिए तो कहा गया था ये तुर्क खाना बदोशी जो थे वो लड़ाकू और काफी क्रूर थे, खूंखार थे। और इसका जो एक तरह का ये एग्जाम्पल है, आपको अलग अलग जगह में देखने को मिलेगा। जब ये यहाँ से लौट रहा था तो कहा जाता है जो जाट था उसका सेना पर आक्रमण भी करता है, कुछ संपत्ति को लूट लेता है, किंतु मोहम्मद जो है बच जाता है और गजनी पहुंच जाता है। आप समझिए जो पूरे भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उसको वो हरा के आ रहा है, उसको कोई जाट जो है वो क्या कर रहा है, बीच में आक्रमण करके उसका संपत्ति को लूट रहा है। ठीक है, उस समय तो वो जान बचा के चला गया, लेकिन वापस जब आएगा तो जाटों से बदला लेने के लिए आएगा और उससे 1027 में है ना वो पुनः क्या करता है, सिंध पर आक्रमण कर लेता है। वे पराजित हुए तथा उनके नगर जला दिए गए, बहुतों को तो मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से क्रूरता ये लोग दिखाते थे। मोहम्मद का अंतिम भारतीय आक्रमण था ये, है ना 1027 वाला। फिर है
1030 ईस्वी में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस तरह से मोहम्मद गजनी के बारे में हम लोग देखें कि कैसे यहाँ पे वो आक्रमण करता है और अपना साम्राज्य का यहाँ पे स्थापना करता है। 2-4 मिनट और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहा था, इसको कैसे इतिहासकार लोग जो है निष्कर्ष के तौर पे जब लिखना हो तो उस समय आप लिख सकते हैं। निसंदेह वह एक महान विजेता और उच्च कोटि का सेनानायक था जिसने गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया गया। अगर गजनी के संदर्भ में देखा जाए तो वो तो एक काफी बड़ा शक्तिशाली राजा के तौर पे उभर के आता ही आता, भले वो खूंखार था चाहे जोग था वो अलग चीज था, लेकिन वो जो है पूरे साम्राज्य, पूरे विश्व के भारत के अधिकांश हिस्से पे अपना क्या करता है, प्रभाव यहाँ पे जमा के जाता है। यानी कि यहाँ पे जहां पे आक्रमण करता है वो जीत के वहां पे जाता है। तुर्की राज्य स्थापित करना ही नहीं बल्कि वो मूर्तियों को नष्ट करना तथा संपत्ति प्राप्त करने का इच्छा से यहाँ पे क्या किया था, आया था। तो समझ लीजिए कि उनका यहाँ पे आने का या उसका जो यहाँ पे आने का रीजन था वो तुर्की राज्य का स्थापना नहीं करना था, तुर्क मुसलमान का साम्राज्य का विस्तार नहीं करना था। यहाँ साम्राज्य का विस्तार तो होगा ही होगा, वो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य यहाँ पे जो था वो क्या था, मूर्तियों को नष्ट करना। कहने का मतलब अगर साम्राज्य विस्तार करना ही होता मुख्य उद्देश्य तो वो यहाँ पे अपना एक शासक छोड़ के चला जाता, लेकिन क्या करता, अपना एक कठपुतली वो छोड़ के यहाँ पे चला जाता है। कोई भी राजा है उसको बना के चला गया और यहाँ संपत्ति लूट के चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे मुख्य कारण था यहाँ पे मूर्तियों को नष्ट करना और संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ पे आया था। उसने अपने दोनों उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। मोहम्मद हबीब का विचार है कि, अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर आपको इतिहासकार को कोट करना होगा तो ये आंसर राइटिंग में आपका काम दे सकता है। महमूद धर्मांध नहीं था तथा भारत पर उसके आक्रमणों का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार ना होकर अधिकाधिक धन प्राप्त करने की लालसा थी। तो यहाँ पे बोला जाता है कि हम कहते हैं ना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था, लेकिन कहा जाता है ये धार्मिक था ही नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था धन की प्राप्ति करना या धन के लिए ये लालसी था। हबीब के अनुसार इस्लाम कानून में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो विध्वंस के कार्य को न्याय संगत माने। तो ये आया था, यहाँ मंदिरों को विध्वंस किया, यहाँ के लोगों को मारा। तो कहा जाता है मोहम्मद जो हबीब है वो इतिहासकार है, वो बोलते हैं इस्लाम कानून में ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है जो कि विध्वंस को क्या करता हो, न्याय संगत ठहराता हो। तो फिर ये इस्लाम धर्म का कैसे प्रचार प्रसार कर रहा है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो मूल सिद्धांत था उसके ये खिलाफ जाके यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर रहा था और यहाँ के लोगों को वो मार रहा था। अतः महमूद ने भारत के बर्बरतापूर्ण कार्य करके इस्लाम का अपकार ही किया। तो इस तरह से अगर कोई इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के नाम पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ के लोगों को मार रहा है, तो कहने का मतलब है कि इस्लाम के प्रति यहाँ पे सद्भावना आएगा ही क्यों, लोग जो है और इस्लाम के क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि अगर है ना इस तरह से खूंखारपन अगर आप दिखाइएगा तो लोगों को लगेगा कि इस्लाम धर्म का ये मुख्य क्या है, विशेषता, जबकि ये इस्लाम धर्म का विशेषता था ही नहीं। तो इस तरह से ये कहा, इनके अगर इनको कोट किया जाए मोहम्मद हबीब को, तो ये बोल रहे थे इस्लाम धर्म का ये प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था अपना साम्राज्य में धन संपत्ति को बढ़ाना, और धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये धर्म के नाम को लिया और धर्म का नाम लेके यहाँ पे आक्रमण किया, मंदिरों को नष्ट किया, यहाँ के लोगों को मारा। तो अभी भी आप देखते हैं ना कि धर्म के नाम पे कई सारे है ना काम जो है वो गलत कार्य यहाँ पे किए जाते हैं और धर्म को बदनाम किया जाता है, धर्म के आड़ पे कई गलत कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। तो उसी तरह से अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो यही मोहम्मद हबीब भी कहना चाहते हैं कि मोहम्मद गजनी जो यहाँ पे आक्रमण किया वो धर्म के नाम पे, एक तरह से कहिए यहाँ पे धर्म के नाम पे किया, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किया, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया। चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ तक आपको बताने का प्रयास किए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको है ना चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है ना पार्ट में हम लोग मोहम्मद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना देखेंगे, जो कि मोहम्मद गोरी का यहाँ पे आक्रमण के बाद यहाँ पे होगा। तो ये 38 से 40 मिनट का ये वीडियो बन गया। उम्मीद करते हैं जितना जल्दी हम यहाँ पे कोई भी फालतू बात यहाँ पे करने का प्रयास नहीं करते हैं, चीज़ों को जो है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा तो बोरिंग लगता है, देखिए अगर केवल पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट में इधर उधर जाइएगा तो आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे चला जाएगा और जो फैक्ट है वो आपको समझ में हो सकता है आ भी जाए, या हो सकता है कि उस फैक्ट को समझने, जो चीज आपको आधा घंटा में समझ में आ रहा है उसको समझाने के लिए हमको 2-3 घंटा का वीडियो बनाना पड़े। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत लोग ऐसा चाहते हैं बीच में इधर उधर का बात होते रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट होते रहे, तो थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है
यहाँ पे समय बीतता है, पता नहीं चलता है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए अब आप मेंस में आ चुके हैं तो चीज़ों को सीरियसनेस होके आपको लेना होगा। ये पीटी का कोई अथी नहीं है कि यहाँ इंटरटेनमेंट भी आपका चलते रहे और पढ़ाई भी चलता रहे। ठीक है, इंटरटेनमेंट आपका है, आपको मन नहीं करता है तो आप इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो कोई दूसरा देख लीजिए। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट का आना यहाँ पे आप खो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका तो यही है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस वे होके आप पढ़िए। इंटरटेनमेंट के लिए दूसरा जगह यहाँ पे खो सकते हैं, है ना। इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के बीच बीच में आपका इंटरटेनमेंट होना चाहिए, वो ठीक है ना। उसका हम भी समर्थन करते हैं, क्लास में हम लोग भी इस तरह का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अब इंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, पढ़ाई कम हो जाता है, तो वो भी आपको नहीं करना है। उम्मीद करते हैं पीटी का रिजल्ट जल्द ही, है ना, हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो, क्योंकि आप बहुत भरोसा लगा कि यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा, और जो नहीं देख रहे हैं उसका भी पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो जो देखेगा उसी का पॉजिटिव होगा, दूसरा का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे से वहाँ पे बनाए होंगे, जिसका कट ऑफ क्लियर होगा, वो तो ना आपका एग्जाम पास करेगा ही करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पार्ट 2 में मोहम्मद घोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।